स्टॉक मार्केट का नया मोड़, क्यों ग्रीन हो गए ग्लोबल मार्केट्स। भाग 8, मार्केट का ताजा हाल और ग्लोबल ट्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त कैपिटल जेनिथ, योर अल्टीमेट गाइड टू फाइनेंशियल ग्रोथ एआई बिजनेस। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का नया ट्रेंड और इसके पीछे छुपे बड़े कारण। अगर आज आप मार्केट पर नजर डालेंगे तो यह सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशियन और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी एक शानदार दिन रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट हरे निशान में बंद हुआ। और यही नहीं, अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें जो पिछले 5-6 सेशन से लगातार गिर रहे थे, वो भी कल लगभग 5% ऊपर बंद हुए। अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन सा बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से बाजार में यह जबरदस्त उछाल आया। इस पूरे वीडियो में हम हर छोटे बड़े कारण को डीकोड करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आए कि क्या मार्केट इस बाउंस बैक को बनाए रख सकता है और क्या यह एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाग 2, ट्रंप का बड़ा यू टर्न, ग्लोबल ट्रेड वॉर ड्रामा। अब अगर हम इस उछाल की सबसे बड़ी वजह पर गौर करें तो यह जुड़ी हुई है यूएस और ग्लोबल ट्रेड वॉर से। आपको याद होगा कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया और कहा कि मार्च 4 से यह लागू हो जाएगा। अब हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को शायद लगा था कि कनाडा और मेक्सिको घुटने टेक देंगे और उनके सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे कि यह टैरिफ हटा दो, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। कनाडा और मेक्सिको दोनों ने जवाबी हमला बोल दिया। कनाडा ने धमकी दी कि वो अमेरिका से आने वाले $100 बिलियन के इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाएगा। कनाडा ने यह भी कहा कि कई अमेरिकी राज्यों को जो बिजली सप्लाई करता है उसे भी काट सकता है। इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ा झटका लगा। भाग 3, ग्लोबल मार्केट्स को मिली नई उम्मीद। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने एक और पलटी मारी और इस टैरिफ को फिर से 1 महीने के लिए डिले कर दिया। अब इस कदम ने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दे दी। पहले तक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को यह डर सता रहा था कि अगर अमेरिका ऐसे ही टैरिफ बढ़ाता रहा तो इससे पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा। लेकिन अब कनाडा और मेक्सिको के जवाबी हमले को देखकर मार्केट को यह भरोसा हुआ कि अगर दूसरे देश फाइट बैक करेंगे तो ट्रंप झुक सकते हैं। और यह जो होप फैक्टर है, यही मार्केट को मैग्नीफाई करके ऊपर ले गया। भाग 4, टैरिफ वॉर का मार्केट पर असर। अब आगे क्या? अब सवाल यह है कि क्या यह स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर यह टैरिफ वॉर और बढ़ता है तो यह महंगाई को बढ़ा सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी देश भी फाइट बैक करने लगे तो अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, जिससे मार्केट में स्थिरता आ सकती है। अब सबसे बड़ा इवेंट 2 अप्रैल को होने वाला है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें वो यह बताएंगे कि कौन कौन से देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। भाग 5, भारतीय स्टॉक मार्केट पर असर और आरबीआई की बड़ी घोषणा। अब बात करते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट की। आज इंडियन मार्केट्स को एक और बड़ा ट्रिगर मिला, आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो लगभग 9 ट्रिलियन रुपए भारतीय बैंकिंग सिस्टम में डालने वाले हैं। अब इसका सीधा असर क्या होगा? बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा। बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन देंगे। ज्यादा लोन मिलेगा तो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे। बिजनेस ग्रो करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया तो महंगाई भी बढ़ सकती है, इसलिए आरबीआई को इसे बैलेंस करना होगा। भाग 6, मार्केट रिकवरी। क्या यह बाउंस बैक असली है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट अब लगातार ऊपर जाएगा? यहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अगर यूएस का ट्रेड वॉर फिर से भड़कता है तो मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है। अगर आरबीआई की पॉलिसी सही से लागू हुई तो भारतीय मार्केट मजबूत रहेगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी तेज हुई तो मार्केट और ऊपर जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी मार्केट में एक नई उम्मीद है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता करें कि मार्केट में असली रिकवरी आ गई है, तो अगले भाग में हम रिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाग 7, मार्केट ट्रेंड्स और आने वाले अवसर। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो हमारा एक्सक्लूसिव वेबिनार जल्द आ रहा है। इस वेबिनार को हमारी लर्निंग कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए रखा जाएगा। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं या हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट से संपर्क करें। अगले भाग में हम बात करेंगे मार्केट रिकवरी और बाउंस बैक के असली संकेतों के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। भाग 8, स्टॉक मार्केट रिकवरी के असली संकेत। कब समझें कि यह बाउंस बैक असली है? अब तक हमने यह समझा कि ग्लोबल ट्रेड वॉर, आरबीआई की लिक्विडिटी पॉलिसी और मार्केट में बढ़ती उम्मीदों के कारण स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बाउंस बैक असली है या फिर यह सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, यानी एक अस्थायी उछाल जिसके बाद मार्केट फिर से गिर सकता है? आज हम इस पूरे विषय को डिटेल में डिकोड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप किसी भी मार्केट ट्रेंड को पहचानना सीख जाएंगे और नुकसान से बच सकेंगे। मार्केट रिकवरी को जज करने के 5 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स। अगर आपको यह समझना है कि मार्केट अब सच में ऊपर जाएगा या यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल है, तो आपको 5 मुख्य इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम, पैसा आ रहा है या जा रहा है? मार्केट जब भी असली रिकवरी की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी इजाफा देखा जाता है। यानी अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। कौन से सेक्टर लीड कर रहे हैं? अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स या सेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो यह रिकवरी नहीं बल्कि एक लोकल बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर अलग अलग सेक्टर्स में खरीदारी बढ़ रही है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर मजबूत हो रहे हैं, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर भी भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में व्यापक रिकवरी हो रही है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का रिलेशन बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट है या नहीं? बैंक निफ्टी मार्केट का सबसे बड़ा लीडर होता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं लेकिन बैंक निफ्टी पीछे है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी स्थिर नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी मजबूत है और वह लीड कर रहा है तो यह एक असली अपट्रेंड हो सकता है। तो एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी कौन खरीद रहा है? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मूवमेंट देखना बेहद जरूरी है। अगर एफआईआईज भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भारतीय मार्केट पर भरोसा है। डीआईआईज भी एक्टिव खरीदारी कर रहे हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट में असली पैसा आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीद रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स नहीं, तो यह सिर्फ एक अस्थायी बाउंस हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, यह साइंस है, इमोशन नहीं। अगर मार्केट सच में रिकवर कर रहा है तो हमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना होगा। 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डीएमए को मार्केट ने तोड़ा या नहीं? आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है? एमएसीडी क्रॉसओवर, बायर्स और सेलर्स का बैलेंस क्या है? अगर इन सभी इंडिकेटर्स से पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट अब वाकई में रिकवरी मोड में आ चुका है। डेड कैट बाउंस को कैसे पहचानें? अब एक और जरूरी चीज, अगर यह एक असली रिकवरी नहीं है तो फिर यह क्या हो सकता है? यह डेड कैट बाउंस हो सकता है। क्या होता है डेड कैट बाउंस? मान लीजिए कि एक स्टॉक या पूरा मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर वह कुछ दिनों के लिए अचानक ऊपर चला जाए लेकिन फिर वापस गिर जाए तो इसे डेड कैट बाउंस कहते हैं। अब इसे पहचानने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। क्या यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए हुआ है? अगर मार्केट सिर्फ 1-2 दिन के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आ गया तो यह डेड कैट बाउंस हो सकता है। क्या इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री दिख रही है? अगर एफआईआई और डीआईआई इसमें पैसा नहीं डाल रहे तो यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल हो सकता है। अगर आपको यह समझ आ गया कि डेड कैट बाउंस और असली रिकवरी में क्या फर्क है तो आप किसी भी गिरते उठते मार्केट में खुद को बचा सकते हैं। अब आगे क्या करें? मार्केट में सही रणनीति अपनाने के लिए प्रो टिप्स। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। ये स्टॉक्स में ऑल इन मत जाइए। अगर मार्केट में रिकवरी दिख रही है तो तुरंत सारा पैसा मत लगाइए। पहले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए और देखिए कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। मजबूत सेक्टरों पर ध्यान दें। बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, मेटल्स।
इन सेक्टर्स में बड़ी चालें देखने को मिल सकती हैं। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। अगर आपको 5-10 साल की इन्वेस्टिंग करनी है तो अभी भी बेहतर स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने का मौका मिल सकता है। निष्कर्ष, क्या यह बाउंस असली है या नकली? संकेत जो बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। भाग 10, स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सही समय क्या होता है? अब तक हमने जाना कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने का नहीं है, बल्कि सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने का भी है। अगर आपने गलत समय पर एंट्री ली तो सबसे अच्छे स्टॉक्स भी नुकसान करा सकते हैं, और अगर आपने गलत समय पर एग्जिट किया तो आप अपने सबसे बड़े प्रॉफिट को मिस कर सकते हैं। इस भाग में हम जानेंगे मार्केट में एंट्री लेने का सही समय क्या होता है, एग्जिट करने का सही समय कैसे पहचानें, बड़े इन्वेस्टर्स किस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। ओन मार्केट में एंट्री लेने का सही समय के डर के समय खरीदो, लालच के समय बेचो। वॉरेन बफेट की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। मतलब जब सब लोग डर के कारण बेच रहे हों तब आपको खरीदने का मौका तलाशना चाहिए, और जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट क्रैश के बाद एंट्री लेना सही होता है जब मार्केट में 30-40% की गिरावट हो चुकी हो, तो यह लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर किसी अच्छे स्टॉक की कीमत उसके ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ चुकी हो तो यह एंट्री का अच्छा समय हो सकता है। अगर बड़े इन्वेस्टर्स FII और DII किसी सेक्टर में दोबारा निवेश करना शुरू करें तो यह एंट्री का अच्छा संकेत हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स से सही एंट्री कैसे पहचानें? अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स: 200 डे मूविंग एवरेज, 200 DMA। जब स्टॉक 200 DMA से ऊपर जाने लगे तो यह अपट्रेंड का संकेत होता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर RSI 30 के नीचे है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है और रिवर्सल आ सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस, अगर स्टॉक में तेजी से खरीदारी बढ़ रही है तो यह अपट्रेंड का मजबूत संकेत हो सकता है। एग्जिट करने का सही समय कैसे पहचानें? कि जब मार्केट में एक्सट्रीम लालच हो, अगर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और सभी लोग कह रहे हैं कि मार्केट कभी गिरने वाला नहीं है तो सावधान हो जाइए। अगर लोग बिना रिसर्च किए सिर्फ तेजी के कारण खरीदारी कर रहे हैं तो यह बुलबुले का संकेत हो सकता है। जब आपके टारगेट पूरे हो जाएं, अगर आपका स्टॉक 50%, 100% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब ग्रोथ की संभावनाएं कम हो रही हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। जब फंडामेंटल्स खराब होने लगें, अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब हो रहा है तो तुरंत एग्जिट करें। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ रहा है और उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो यह खतरे का संकेत है। 3, बड़े इन्वेस्टर्स FII और DII कैसे एंट्री और एग्जिट लेते हैं? बड़े इन्वेस्टर्स कभी एक साथ पूरा निवेश नहीं करते। वे धीरे धीरे खरीदारी और धीरे धीरे बिक्री करते हैं ताकि प्राइस पर ज़्यादा असर न पड़े। वे हमेशा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखकर निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट से डरते नहीं हैं। वे हमेशा अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं, भले ही मार्केट कुछ समय के लिए गिरावट में हो। निष्कर्ष, आपको क्या करना चाहिए? हमेशा मार्केट में डर के समय एंट्री लेने की कोशिश करें, लेकिन बिना रिसर्च के नहीं। हमेशा मार्केट में लालच के समय एग्जिट करने के संकेतों को समझें। हमेशा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने वाली कंपनियों को चुनें और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराएं नहीं। कभी भी पूरे पैसे से एक साथ निवेश न करें, बल्कि SIP या स्टेज वाइज निवेश करें। अगले भाग में हम जानेंगे मार्केट में सबसे आम गलतियां कौन सी होती हैं, इन गलतियों से बचने के लिए क्या करें, बड़े इन्वेस्टर्स की सोच आम इन्वेस्टर्स से कैसे अलग होती है। तो जुड़े रहिए और आगे की जानकारी के लिए तैयार रहिए। भाग 11, स्टॉक मार्केट में सबसे आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि लोग अपनी गलतियों से सीखने में बहुत समय लगा देते हैं और इस दौरान बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स और आम इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, गलतियों से बचना। इस भाग में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में सबसे आम गलतियां कौन सी होती हैं, इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, बड़े इन्वेस्टर्स की सोच आम इन्वेस्टर्स से कैसे अलग होती है। बिना रिसर्च किए स्टॉक्स खरीदना, यह सबसे आम गलती होती है। कई लोग किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की सलाह पर स्टॉक्स खरीद लेते हैं।
अगर आप बिना रिसर्च किए कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप जुए की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं, निवेश नहीं। बचने का तरीका, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी कंपनी, बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को समझें। स्टॉक्स की पीई, ई रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और पिछले 5 वर्षों की ग्रोथ जरूर चेक करें। 2, शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनने की सोच रखना। कई लोग स्टॉक मार्केट में यह सोचकर आते हैं कि कुछ महीनों में वे करोड़पति बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट से अमीर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर धैर्य और सही रणनीति हो तो यह संभव है। बचने का तरीका, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की लालच से बचें। स्टॉक्स में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं तो समय के साथ वे ग्रोथ करेंगे। लो प्राइस वाले स्टॉक्स को सस्ता समझना, कई लोग सोचते हैं कि 10 रुपए का स्टॉक सस्ता है और 1000 रुपए का स्टॉक महंगा, लेकिन यह एक बड़ी गलती होती है। किसी स्टॉक का सस्ता या महंगा होना उसकी कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू पर निर्भर करता है। बचने का तरीका, हमेशा स्टॉक का पीक ई रेशियो, बुक वैल्यू और ग्रोथ पोटेंशियल देखकर खरीदें। कई बार महंगे दिखने वाले स्टॉक्स असल में अच्छे होते हैं और सस्ते दिखने वाले स्टॉक्स खराब। 4, गिरते हुए स्टॉक्स को पकड़ना, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। अगर किसी स्टॉक की कीमत तेजी से गिर रही है तो लोग सोचते हैं कि यह सस्ता हो गया है और इसे खरीद लेना चाहिए, लेकिन कई बार यह खराब कंपनी के खराब फंडामेंटल्स की वजह से गिर रहा होता है। हर गिरा हुआ स्टॉक अच्छा मौका नहीं होता। बचने का तरीका, स्टॉक्स की गिरावट का कारण समझें। अगर बिजनेस खराब हो रहा है तो उससे दूर रहें। अगर गिरावट सिर्फ मार्केट की वजह से है और कंपनी फंडामेंटली मजबूत है तो यह अच्छा मौका हो सकता है। 5, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना। कई लोग हर दिन स्टॉक्स खरीदते और बेचते रहते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेडिंग करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन असल में उन्हें ब्रोकरेज और टैक्स में ज्यादा नुकसान हो जाता है। बार बार ट्रेडिंग करने से पैसे बनाने की बजाय खोने के चांस ज्यादा होते हैं। बचने का तरीका, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्राथमिकता दें। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले सही रणनीति बनाएं और बिना रणनीति के ट्रेडिंग न करें। सही समय पर एग्जिट न करना। कई बार लोग बहुत ज्यादा लालच में आकर स्टॉक्स को तब तक होल्ड करते रहते हैं जब तक वे गिरने न लगें और फिर डर में आकर कम कीमत पर बेच देते हैं। स्टॉक्स को सही समय पर बेचना उतना ही जरूरी है जितना कि सही समय पर खरीदना। बचने का तरीका, अगर किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है और अब वह ओवरवैल्यूड हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करें। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो रहे हैं तो बिना देरी किए उससे बाहर निकलें। सेल, भावनाओं के आधार पर फैसले लेना। अगर मार्केट गिर रहा है तो डर के कारण स्टॉक्स बेच देना और अगर मार्केट चढ़ रहा है तो लालच के कारण स्टॉक्स खरीद लेना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉक मार्केट में भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और रिसर्च से फैसले लेने चाहिए। बचने का तरीका, मार्केट की अस्थिरता को नजरअंदाज करें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। कभी भी डर या लालच में आकर डिसीजन न लें, बल्कि हमेशा डेटा और रिसर्च के आधार पर निवेश करें। बड़े इन्वेस्टर्स की सोच आम इन्वेस्टर्स से कैसे अलग होती है? बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। वे छोटे उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। वे हमेशा रिसर्च करके स्टॉक्स चुनते हैं। वे बिना सोचे समझे कभी निवेश नहीं करते। वे धीरे धीरे खरीदते हैं और धीरे धीरे बेचते हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। वे मार्केट के डर और लालच में नहीं फंसते, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेते हैं। निष्कर्ष, आपको क्या करना चाहिए? बिना रिसर्च किए स्टॉक्स न खरीदें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़ें, लॉन्ग टर्म में सोचें। सिर्फ प्राइस देखकर स्टॉक्स न चुनें, फंडामेंटल्स देखें। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने से बचें। डर और लालच में आकर डिसीजन न लें। अगले भाग में हम जानेंगे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और अन्य दिग्गज कैसे निवेश करते थे। उनकी टॉप स्ट्रेटजीज क्या थीं? आप उनकी स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो जुड़े रहिए और आगे की जानकारी के लिए तैयार रहिए।